हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी और ये हमारा पार्ट वन रहेगा। पार्ट वन में मैं आपको बेसिकली जो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जितने भी किंग्स आते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और पार्ट टू के अंतर्गत फिर हम इनके आगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चलेंगे, इनका आर्थिक ढांचा और इनकम वगैरह, खेती बाड़ी, सब इनसे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्लीट मतलब खत्म होने के बाद में, तो विघटन के बाद में क्या हुआ कि दीर्घ काल तक क्या हुआ, भारत जो था एक सूत्र में नहीं आ पाया। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था उसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ था, तो सेंट्रल पावर उस समय पे मौर्यन डायनेस्टी थी। लेकिन जब उसका अंत हुआ, पतन हुआ, तो उसके बाद बीच में मतलब मौर्यों से लेके, और या फिर आप ऐसे समझ लीजिए मौर्य डायनेस्टी और ये गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इस गैप को भरने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे यहाँ पे डायनेस्टीज आती हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पूरे भारत को। ठीक है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर इनके बीच में कुषाण आते हैं, और जैसे सातवाहन आते हैं। कुषाणों ने नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी और सातवाहनों ने दक्षिण भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन फिर भी देश जो था वो एक सूत्र में नहीं आ पाया। ठीक है, तो तीन यहां पर आप देख सकते हो डायनेस्टी जो थी, उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। तीनों जो थे वो तीनों दिशाओं में ही सिमट कर रह गए। जैसे पश्चिमी भाग में नाग डायनेस्टी आई थी, और साउथ में वाकाटक आए, और ईस्टर्न पार्ट में जो गुप्त वंश आए। ठीक है, तो गुप्त वंश की हम बात कर रहे हैं तो इनका जो मेन गढ़ जो था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में था, और स्पेशली इनमें से भी इनकी जो स्टार्टिंग जो थी वो यूपी के अंतर्गत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो इनके आरंभिक जो मुद्राएं जो थी और जो अभिलेख जो थे वो उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया। ठीक है, तो अगर हम इनकी ये बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो गुप्त जो लोग थे ये कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे, ऐसा जो अभिलेख है ये कहते हैं। ठीक है, और कुषाणों के पतन के बाद में क्या हुआ कि कुषाण और गुप्तों के उदय से पहले जो राजनीतिक दृष्टि जो थी वो एक प्रकार से उथल पुथल वाली थी। अगर हम इनके ब्राह्मण जो वंश है उसके साथ में कनेक्शन के बारे में बात करें, तो ये कहाँ से हमको मालूम चलता है कि ये लोग ब्राह्मण जो ब्राह्मण जो थे, इनके गोत्रों के साथ में इनका संबंध था। और इसका जो उदाहरण है वो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री जो थी, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त जो थी, उसका जो पूना ताम्रपत्र है वहां पर उल्लेख है। ठीक है, तो धारण गोत्र ये लोग इसको फॉलो करते थे। ठीक है, और ये गोत्र जो था उसके पिता का ही था, क्योंकि उसका पति जो था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, मतलब विष्णु वृद्धि गोत्र का ही ब्राह्मण था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुप्त जो वंश है इनका जो संबंध है ब्राह्मण यहाँ पे वंश के साथ में है। ठीक है, और गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास बहुत से अभिलेख हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से कवर होता है कि भाई हमारे पास क्या क्या अभिलेख हैं और क्या क्या हमारे पास सबूत हैं कि इनकी वंशावली हम आपको बता सकें। तो इसके लिए है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, और उसके बाद कुमार गुप्त का जो विलसड़ स्तंभ लेख है, और स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख हैं। ये बहुत से सोर्सेस हैं जो आपको इनकी वंशावली के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी वंशावली स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन अभिलेखों से एक्चुअली ये मालूम चलता है कि जो श्रीगुप्त जो था वही इनका स्टार्टर था, और उसका जो उत्तराधिकारी जो था वो घटोत्कच नाम का राजा था। ठीक है, तो ये अभिलेख है ऐसा कहते हैं। लेकिन वंशावली जो है, गुप्त वंशावली जो शुरू करने से पहले इनका जो मेन पहला जो राजा है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके इनके जो वंश हैं उनको एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो अगर हम गुप्त डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे और पहला राजा की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ही इनका सबसे पहला राजा हम मान सकते हैं, वन ऑफ द पावरफुल किंग्स। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमने पहले बोल चुके हैं कि भाई अभिलेखों में श्रीगुप्त और घटोत्कच का नाम आता है। ओके, और चंद्रगुप्त ने अपनी एक खुद की संवत स्टार्ट करी थी जिसको गुप्त संवत कहते हैं। इसको श्रेय दिया जाता है गुप्त संवत स्टार्ट करने का। ठीक है, और इस संवत का जो टाइम है वो है 319 से लेकर 320 ईस्वी,
और शक संवत हम जैसे जानते हैं कि 78 ईस्वी में शक संवत आता है, ठीक है, कुषाणों के द्वारा चला गया था। तो शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कम से कम 241 वर्षों का अंतर था। तो कुषाणों के ही बाद में ये गुप्त आते हैं, इससे ये सिद्ध होता है, ठीक है। तो इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है, किसे, चंद्रगुप्त को, ठीक है। और अगर हम इसके कॉइन्स की बात करें तो गुप्त डायनेस्टी के अंतर्गत में ये पहला राजा था जिसने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट करी थी, ओके। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट एबल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब उसके बाद द नेपोलियन ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं, मतलब समुद्रगुप्त की हम बात करते हैं। अब ये सवाल आ सकता है कि भाई नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त आप याद रखना, और विंसेंट स्मिथ ने ही इनको ये उपाधि दी थी, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो था वन ऑफ द एबलेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये पहला सबसे पावरफुल रूलर था पूरे गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। तो उसके समय पे जो गुप्त साम्राज्य था वो सबसे ज्यादा विस्तार यहाँ पे हुआ था, एक्सपेंशनिज्म जो था उसका सबसे ज्यादा गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। और इसने बहुत से युद्धों में पार्टिसिपेट किया था और बहुत से युद्धों को जीता भी था। और इसकी जो डिटेल्स है आप देखो, ये मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। इसके जो लेखक जो थे वो थे हरिशेन, ठीक है। तो इसकी जितनी भी सामरिक जो विजय थी उनका सारा विवरण जो है हरिशेन के जो प्रशस्ति जो था, प्रशस्ति काव्य था एक प्रकार से, वो जिसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलता है, ठीक है। और इसी प्रशस्ति में ही जो चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसी के द्वारा जो समुद्रगुप्त को मतलब जो अधिकारी अधिकारी चुनने के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही मतलब इसी प्रशस्ति के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम ने ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना था बोल के ऐसा भी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने बहुत से युद्धों में पार्टिसिपेट किया था और उसने बहुत से एनिमीज को हराया था, और एनिमीज इसने इतना डरते थे कि वो खुद इसके सामने झुक जाते थे। उसने उत्तर भारत को आर्यवर्त भी कहते थे, उसके 9 शासकों को पराजित किया है। और इनमें बहुत से जो पावरफुल राजा थे उस समय के, जैसे अच्युत थे, नागसेन थे और गणपति नाग थे, ये प्रमुख थे, ठीक है। उसने उत्तर भारत को एक प्रकार से कंप्लीटली जीत लिया था, और दक्षिण में भी इसने जो कम से कम 10 से 12 राजाओं को हराया था, ठीक है। और इसने वहाँ के लिए बहुत सी नीतियाँ भी स्टार्ट करी थी, ठीक है। और अगर हम इनके और भी जो विक्ट्रीज की बात मैं अगर करता हूँ तो जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए, मरंड हो गए, ठीक है। ये जो शासक थे इन्होंने भी समुद्रगुप्त की जो अधीनता जो थी उसको स्वीकार किया था। और स्वीकार जब किया था तो 3 विधियां भी उन्होंने अपनाई थी कि भाई कैसे उसके सामने बेंड होना है। तो उसके लिए जैसे आत्मनिवेदन होता था, और उसके बाद कन्योपायन होता था, और गुरुत मंदक होता था। तो आत्मनिवेदन में क्या होता था कि सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होते थे, ठीक है। कन्योपायन में मतलब अपनी पुत्रियों का विवाह जो था वो गुप्त राजाओं के साथ विवाह करना होता था। और गुरुत मंदक मतलब स्व विषय मतलब और भुक्ति शासन याचना, इसके अंदर क्या होता था कि अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना होता था, ओके। तो इन 3 तरीकों से ये जो शक थे, कुषाण जो थे, मुरुंड, ये जो शासक जो थे ये समुद्रगुप्त के सामने झुकते थे। तो ये मैंने आपको जो पॉइंट बताया है, ठीक है। और उसके बाद में इसने अपने जो जितना भी पार्ट जो थे मतलब पूरे जो कंप्लीट विक्ट्रीज जो की थी, जितने एरिया जीते थे उसको अपने साम्राज्य को इसने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ही वॉज द इंडियन नेपोलियन, ठीक है। विंसेंट स्मिथ ने इनको ये उपाधि दी है। और साथ में ये वाला पॉइंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एक ग्रेट लीडर के साथ साथ में कवि भी था और संगीतज्ञ भी था, और विद्या का एक प्रकार से संरक्षक भी इसको माना जाता है। और इसके बहुत से सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो ये सवाल आ सकता है कि किस राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है। और कविराज की उपाधि भी इसने यहाँ पर धारण भी करी थी, ठीक है। और अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त टू की। तो वन ऑफ दी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि भाई चंद्रगुप्त टू जो था वो डायरेक्ट किंग नहीं बना था, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक जो था एक दुर्बल शासक भी आता है। इसके बारे में कहानी ये थी कि रामगुप्त जो था वो अपने जो अपोनेंट्स जो थे उनसे वो हार गया था, और उन्होंने उसके बदले में उसकी वाइफ मांगी थी। और रामगुप्त इतना नपुंसक राजा था कि उसने अपनी वाइफ तक को
समर्पण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो इस बात को सहन नहीं कर सका और उसने एक स्त्री का वेश बदलकर उसके मतलब दुश्मनों के खेमे में गया और वहाँ पे जाके उनके राजा को मारता है। वहाँ से उस स्त्री को वो वापस लेके आता है और यहाँ पर रामगुप्त की हत्या की जाती है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो यहाँ पर राजा बनता है। तो रामगुप्त यहाँ पर खत्म होकर चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर आता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही जो था गुप्ता डायनेस्टी हाइट्स मतलब एक नई नई ऊंचाइयों की बुलंदियों को मतलब उसने छुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बहुत से और भी नाम जो हैं अलग अलग किताबों में, जैसे देवगुप्त भी उसको कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, देवश्री भी कहते हैं। और उसकी उपाधियों के बारे में अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे विक्रमांक या विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, ठीक है। परम भागवत भी ये उपाधियां इनको दी गई हैं, ठीक है। तो ये था ये वाला पॉइंट, मैनी नेम्स, ठीक है। और उसके बाद में अब इनकी कैपिटल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र होते थे, ठीक है। और उज्जैनी को ही उसने अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था, ओके। और उसके बाद में इसके समय पे एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। 399 से लेके 414 ईस्वी के बीच में वो भारत आया था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। तो यहां से भी सिद्ध होता है कि जो गुप्ता जो रूलर जो थे उनका कनेक्शन जो था वो ब्राह्मण यहां पर धर्म के साथ में आता है। तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब हम बात करते हैं कुमार गुप्त के बारे में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन जो है कुमार गुप्त ने ही रखी थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत ही उसका बेटा जो था कुमार गुप्त ये यहाँ पे राजा बनता है। तो कुमार गुप्त प्रथम शासक बना, ओके। लेकिन हुआ क्या कि कुमार गुप्त के पूर्व एक और शासक का भी नाम आता है और उसका नाम था ध्रुव देवी। मतलब एक्चुअली ध्रुव देवी का पुत्र था, उसका नाम था गोविंद गुप्त, ठीक है। लेकिन एक विवादास्पद एक विषय है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो थे वो गुप्त कुमार गुप्त के ही मिलते हैं, ठीक है। तो कुमार गुप्त वॉज वन ऑफ द फेमस किंग्स और मध्य भारत में जो रजत सिक्कों का प्रचलन जो था उसी के काल में हुआ था, ठीक है। और इन्हीं मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति की उत्तीर्ण की गई थी और चांदी के सिक्के पर मयूर की आकृति हमने यहाँ पे देखी है। तो वो मध्य भारत में इसी के द्वारा रजत सिक्कों का स्टार्टिंग किया गया था। और मैं आपको बता चुका हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमार गुप्त ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और इसी विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो अब हम अगले राजा की बात करते हैं, स्कंदगुप्त की बात करते हैं। और स्कंदगुप्त जैसे ही राजा बनता है इसके राज्य के ऊपर हुण जो थे वो अटैक कर देते हैं और काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है। तो हुणों के अटैक से ये घबराता नहीं है, ये उनको फाइनली डिफीट करता है, ठीक है। और डिफीट के जो सबूत जो हैं यहाँ पर आपको जो अभिलेख हैं यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे जूनागढ़ का जो अभिलेख है वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और बहुत से जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें भी ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर स्कंदगुप्त ने हुण्स को डिफीट किया, ठीक है। और ये एक योग्य सैनिक संचालक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था, ठीक है। और इसने एक झील थी सुदर्शन झील जो गिरनार पर्वत पर स्थित थी, उसका पुनरुद्धार कराया था और उसके यहाँ पर पुनरुद्धार करने के बाद में वापस इसने एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। और प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी को अयोध्या भी शिफ्ट करा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ हिज कैपिटल आ गया। तो मैंने आपको आज यहाँ पर जितने भी गुप्ता जो रूलर्स हैं इनके किंग्स के बारे में आपको बताया है। और देखो इनकी जो मेन पतन का जो कारण था वो हुणों का भी आक्रमण हम कह सकते हैं। और मैं आने वाले जो वीडियोस हैं सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर आपको इनके प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व के स्रोत वगैरह और भी जो जितने टॉपिक्स जो हैं गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।